आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, यूँ तो हमारा बिजनौर सुख, शांति और चैन अमन के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर 1.5 दशक पहले से मैं बात करूँ तो इस 1.5 दशक में हमारे शहर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमारी युवा पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति और मॉडर्न सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आया है, उसका नकारात्मक प्रभाव ये देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक लत ने हमारी युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में ले लिया है। बढ़ते हुए नशे ने युवाओं को ये साबित कर दिया है कि ये नशा उनके लिए स्टेटस सिंबल भी है और ये लत हमारे शहर में बुरी तरह से बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो ज़िला बिजनौर में इसी लत में जकड़े हुए बच्चों पर काम कर रहे हैं। हरविंदर सिंह राणा की मैं बात कर रही हूँ, जो वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कृषि आंदोलन में दिल्ली में बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी एक मुहिम चल रही है, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। बोलता बिजनौर की कोशिश है कि वो हरविंदर राणा को हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार में सहयोग ज़्यादा बातचीत के लिए हरविंदर सिंह राणा जी को मैं इनवाइट करती हूँ। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर में। धन्यवाद बोलता बिजनौर का। मैं आभारी हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और जो मेरी ये मुहिम है हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, जिसको बिजनौर से हमने शुरुआत की है, जिसकी जो आज गांव गली मोहल्लों सब जगह आप देखोगे तो नशे ने पूरी तरह से अपने जाल में युवा पीढ़ी को फंसा लिया है। मैं चाहूँगी कि हालांकि मैंने बताया है थोड़ा सा, आप हमें थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, मतलब अपना तारुफ कराएं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहें और कैसे यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम हरविंदर राणा, मैं रिटायर्ड फ़ौजी हूँ। अच्छा। और मैंने 16 साल इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल्स में मैंने सर्विस की है और अच्छा। बिजनौर के समीपवर्ती गांव मौजीपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा। वर्तमान में मैं बिजनौर में ही, जहाँ गुरुद्वारा है स्टेशन रोड, उस तरफ मैंने अपने आप को अभी फैमिली को वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। और ये मुहिम जब हमने देखा बच्चों को, शाम को मैं शहर में जैसे वॉकिंग के लिए जाता हूँ, रिश्तेदारी में भी देखा छोटी छोटी उम्र के बच्चे, और जो घरेलू हिंसा है जी। रोड एक्सीडेंट, ज़्यादातर चीज़ों का जब हमने मूल्यांकन किया तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो वजह नज़र आई वो है नशा। ठीक है। बच्चे आजकल नशे में पड़ रहे हैं और फ्यूचर उनका क्या होगा, क्योंकि उनको लत लग जा रही है तो फिर फ्यूचर के बारे में वो सोच ही नहीं पाते हैं। जी। तो इन सब चीज़ों को हमने देखते हुए एक मुहिम चलाई, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति विशेष तो आपको मिल जाएगा नशे से बचा हुआ, लेकिन परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। बस यही प्रयास है कि अगर हम आज जैसे हम पौधा लगाते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और फल और फूल सब आते हैं एक दिन उस पर। यही प्रयास है कि आज हम अगर छोटे बच्चों को, इनको जो नशे से दूर हैं, अगर हम इन पे 1% प्रयास भी करेंगे तो हम इनको नशे से बचा सकते हैं, बनस्पत उसके कि जब वो नशे की लत में लग जाएं तो फिर हम उस पर अगर 99% प्रयास भी करें तो ज़रूरी नहीं कि हम सफल हो जाएं। अच्छा राणा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, मतलब वो पॉइंट क्या था? आप कह रहे हैं आपने बहुत सारे परिवार देखे, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जो हमें लग जाता है कि हमें इसके लिए काम करना है। आपकी लाइफ में क्या वो पॉइंट था? मेरी लाइफ में मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं बहुत ही छोटी एज थी मेरी जी। और मेरे फादर टीचर थे। जी। लेकिन उनमें भी नशे की लत थी। अच्छा। और 94 की बात है, 12 अक्टूबर 94, 12 अक्टूबर 94 को उनका रोड एक्सीडेंट हुआ। मैं बहुत छोटा था उस समय, जी। 11 या 12 वर्ष की अवस्था थी मेरी। जी। और शाम को हमें खबर मिलती है कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ जी। और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब तक हम पूरा परिवार, हमारा गांव के लोग वहां पहुंचे, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। उस वाक़या ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। उसके बाद समाज में हमने देखा, परिवार में ही एक भतीजे के रिश्ते में लगता था, कम ही एज में ड्रिंक करने के कारण उसका भी रोड एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी डेथ हुई।
और भी मैं समाज में आज की डेट में इतने उदाहरण हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे कहीं ना कहीं लगा कि इस विषय पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं अपने जीवन में कुछ युवाओं को भी नशे से दूर रख पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा राणा जी, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आपने किस तरीके के नशे समाज में देखे हैं, माहौल में किस किस टाइप के नशे ज़्यादा? नशों की हम बात करें तो गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, सुल्फा, और इससे भी बढ़कर अभी जो ज़्यादा डेंजर हैं वो हैं सूखे नशे, जो आपको मेडिकल स्टोरों पे आज की डेट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो जो सूखे नशे हैं उसमें टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, इंजेक्शन हैं, लेज़र लाइट हैं, ड्रग्स और पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें, इस टाइप के नशे हमारे बिजनौर में भी आ गए हैं। इसको पूंजीपति वर्ग ने व्यापार बना लिया है, धंधा बना लिया है इसको, और इसमें नए नए प्रैक्टिकल करके वो इसको इस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है कि आज युवा इसको एक प्रेस्टीज समझने लगा, नशा करने में स्टेटस सिंबल हो गया आज की डेट में। तो हम कहीं ना कहीं बहकावे में आके अब हम उन कंपनियों को तो नहीं रोक सकते, जो पूंजीपति लोग हैं उनसे तो हम नहीं रोक सकते कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, युवाओं को समझा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, और आप अगर इनके एडिक्ट बन गए तो फिर बड़ा मुश्किल है इससे बाहर निकाल पाना। लेकिन पूंजीपति वर्ग ने बिजनेस को इस तरह से डेवलप किया है कि पहले लत लगाएंगे, उसके बाद जब परिवार को लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अब नशेड़ी बन चुका है, तो फिर उसके बाद उन्होंने नशे का दूसरा व्यापार तैयार है, जो नशा छुड़ाने के प्रोडक्ट हैं, वो भी महंगे दामों पर बाजार में उपलब्ध हैं। तो नशा अगर आप करोगे तब भी उनको प्रॉफिट होगा, नशा अगर आप बाहर आना चाहोगे, नशे से नशा छोड़ना चाहोगे तब भी उनको प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने इस तरह से इस जाल को बनाया है कि कुछ भी हो उनका धंधा बड़े अच्छे से चलेगा। राणा जी, जो मुहिम आप चला रहे हैं, क्या उसमें कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कॉलेजेस या को एजुकेशन या जो मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन का हो गया है, जिसमें कहीं ना कहीं संस्कारों का पतन हुआ है? हालांकि क्वालिफाइड ज़्यादा हो रहे हैं अब लोग, लेकिन संस्कार अब कम हो गए हैं, तो क्या वो नशे को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? जी बिल्कुल जिम्मेदार है। आज अगर हम देखते हैं सामाजिक जो ढांचा है वो विध्वंस होता जा रहा है। पहले एक डर होता था समाज का, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें डर होता था कि समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। आज वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, किसी के अंदर वो डर नहीं है। आज बच्चे अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं और पड़ोसी ने देख लिया या किसी गांव वाले ने देख लिया, गली मोहल्ले वाले ने देख लिया, तो उनके अंदर वो डर नहीं है। उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हम गलत काम कर रहे हैं। उनको ये भी डर नहीं कि हमारे गार्जियन से, हमारे पेरेंट्स से जाके बताएंगे। तो ये चीज़ें जब हम लोगों का समय था तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी। हमने अगर किसी गांव के व्यक्ति को क्लास बंक अगर हमने गलती से कर दी है तो हमें ये डर रहता था कि आज हम क्लास बंक कर रहे हैं, अगर किसी गांव वाले ने भी गलती से देख लिया तो घर जरूर पता चल जाएगा। वो डर आज की डेट में नहीं रहा। तो क्या लगता है कि ये डर ख़त्म होने की क्या वजह रही है? क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का जो सबसे पहली एजुकेशन शुरू होती है वो घर से होती है, माँ की गोद से होती है। तो क्या लगता है कि ये संस्कार जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तहजीब ख़त्म होती जा रही है, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने अपने आप को सेल्फिश बना लिया है, हमने अपने आप को सीमित दायरे में रख लिया है। तो हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि जिस सीमित दायरे में हम रह रहे हैं उनको अगर हमारे काम से फ़र्क पड़ता है तो हमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज समाज को या परिवार को, संयुक्त परिवार को क्या फ़र्क पड़ता है? तो उससे आज किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं युवाओं से यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप समाज, परिवार और राष्ट्र सबको लेके चलें, क्योंकि अगर हम सुबह से शाम तक हम अगर देखें तो हम जब से हम उठते हैं तब से हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बिना सपोर्ट के मैं, आप, हम कोई भी कुछ नहीं है। अगर हमें लिखना है तो हमें पेन की सपोर्ट चाहिए, हमें कहीं जाना है तो हमें बाइक या गाड़ी, मतलब किसी ना किसी चीज़ की हमें सपोर्ट चाहिएगी। तो बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से हम
सपोर्ट करें अच्छे कामों के लिए दूसरों को भी, और दूसरे भी हमें करेंगे। तो एक परस्पर जो पूरकता है जो समाज से गायब होती जा रही है, उसका बनना बहुत ज़रूरी है। जो संबंध हैं उनमें जो उसका जो निर्वहन होना चाहिए, मूल्यों का जो निर्वहन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है समाज से। अच्छा सर, क्या आपकी जो टीम है उसका क्या तरीका है, कैसे आप बच्चों को अवेयर करते हैं, कैसे रोकते हैं इस नशे से? हमने कुछ बैनर्स बनाए हुए हैं और कुछ हमने तख्तियाँ ली हुई हैं जिन पे कुछ नारे हमने लिखे हुए हैं। हम उनको लेके स्कूल में जाते हैं, क्योंकि गांव में अगर हम जाएंगे तो बच्चे नहीं मिल पाते। स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, और स्कूल में प्रेयर टाइम पे हम उनका एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लेते हैं ताकि उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। प्रेयर टाइम पे ही हम रिक्वेस्ट करके 5 मिनट या 10 मिनट जितनी भी वो हमें सुविधा से दे देते हैं, उतनी में ही हम अपनी बातें रखते हैं। हम उनको बताते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी विषय पे बात होगी तभी वो चीज़ें फैलनी शुरू होती हैं और पता चलना शुरू होता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब काउंसलिंग करते हैं जी, हम बच्चों को बताते हैं कि आपके जीवन में नशे की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, कहाँ पे आपको सावधानियां बरतनी है, और किन लोगों से आपको सावधान रहना है। जो लोग आपको गलत चीज़ या गलत आदत डालने की आपको कोशिश करें, वो कभी भी आपके हितैषी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। जो चीज़ें गलत चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड कीजिए उनसे। आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, किसी शादी में जाते हो आप, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो हम अपने इस प्रचार के माध्यम से गार्जियंस को भी बताना चाहते हैं कि आप बच्चे का वहाँ पे ध्यान रखिए। इन्हीं जगहों से शुरुआत होती है बच्चे की। बच्चे पे नज़र रखने की ज़रूरत है और अनुशासन में रखने की ज़रूरत है बच्चे को। जब प्यार करना है तब प्यार भी कीजिए, लेकिन जब लगता है कि गलती है तो उस पर डांटना भी सीखिए बच्चे को, तभी उसका भविष्य आप अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे परिवारों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रयास होगा जिनके घर में बड़े नशा करते हैं? जो बेटा अपने बाप को नशा करते देखेगा तो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उसके लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? देखिए मैडम, कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं खुद भी नशे में हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा नशे में पड़े। कोशिश यही रहती है। और अगर बच्चे के जो पिताजी हैं वो नशे में हैं भी, तो फिर माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि परिवार में माँ फिर ज़्यादा ध्यान रखे बच्चे का, और पिताजी भी ये है कि अगर वो करते भी हैं, पहली बात तो प्रयास करें। कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है अगर कोशिश करेंगे, और करते भी हैं तो उसका इफ़ेक्ट अपने परिवार पे ना आने दें। उस चीज़ को दूर रखें परिवार से। अच्छा, क्या आपने समाज में ऐसा भी देखा है, हालांकि ये माना जाता है, अब तो इस सदी में ये माना जा रहा है कि लड़कियां लड़कों से किसी मामले में भी कम नहीं है जी, तो हमें कुछ ऐसी झलकियां दिखाई दी हैं बिजनौर में भी, जब से यहाँ पर हॉस्टल्स आए हैं, जब से यहाँ पर एजुकेशन ने तरक्की की है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कि लड़कियां भी इस मामले में भी लड़कों की बराबरी कर रही हैं नशाखोरी में। क्या आपने कहीं ऐसा नोटिस किया है कि लड़कियां भी? बिल्कुल नोटिस किया है। ज़्यादातर जो महानगर हैं जी, उनमें ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं जी, जो हमें फीडबैक मिलता रहता है, तो उनमें केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो अभी हमारे जैसे छोटे शहर हैं, इनमें अभी कहीं ना कहीं लड़कियों में परिवार का और समाज का डर भी है, और वो थोड़ा समझदार भी होते हैं। लड़कियां समझदार हाँ, मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। उनकी जो हॉबीज़ हैं वो कुछ अलग होती हैं। सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, या फिर अच्छी चीज़ें खाने में, अच्छी चीज़ें बनाना, ये चीज़ें सीखना, तो वो उनकी हॉबीज़ होती हैं। लेकिन अभी कुछ बदलाव आता हुआ, जबकि जब बदलाव होता है तो उसका असर सभी पे पड़ता है। और ज़्यादातर जो मैं मानता हूँ, जो लड़कियाँ रिलेशन में होती हैं, जो लड़कियाँ रिलेशन में होती हैं और अगर उसका बॉयफ्रेंड गलत आदत में शामिल है, तो वो कहीं ना कहीं फिर कोशिश करेगा कि उसको भी उसमें शामिल किया जाए। तो लड़कियों में जो नशे का जो कारण है बढ़ने का, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो रिलेशनशिप में रहना। और वो भी तो मैं अपनी बहनों से भी अपील करूँगा कि अगर आपकी रिलेशनशिप रखिए आप
कोई बात नहीं है, लेकिन जो गलत लड़के हैं या जो गलत हैं, जो आपको इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान सही नहीं है, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो उससे जितना जल्दी हो दूरी बना लें। राणा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम पिछले 2 दशक या 1.5 दशक पहले टाइम में जाएं तो इस तरीके की का माहौल नहीं था बिजनौर की युवा पीढ़ी में। तो जो एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो को एजुकेशन आई है, जो पाश्चात्य संस्कृति बढ़ी है एजुकेशन में, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाती है नशाखोरी में। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। और जो ज़्यादा जो असर पड़ा है वो इसी चीज़ से पड़ा है, क्योंकि काफ़ी पहले अगर आप जाके देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी जी। अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पश्चिमी सभ्यता का हम पे पहले से ही हम देखेंगे तो हमारे देश पे ज़्यादा असर पड़ता चला आया है पश्चिमी सभ्यता का। चाहे वो कोई हमारा रहने का तरीका हो, खाने पीने का हो, ओढ़ने पहनने का हो, सभी चीज़ में इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि ये ज़्यादातर जो है वो उसी से संबंधित। तो आप लोग क्या कॉलेजेस के मैनेजमेंट से भी बात करते हैं इस संबंध में कि वो मॉनिटर करें स्टूडेंट्स को कि इस तरीके की लत में तो उनका कि हाँ नहीं है? हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। आज की डेट में सरकार की तरफ से भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं नशे को लेके। और कॉलेज में देखो हर तरह का इंसान मिलेगा। मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स लोग भी नशे की गिरफ्त में मिलेंगे आपको, और कुछ हैं जो बिल्कुल दूर मिलेंगे। तो जो खुद नशे की गिरफ्त में है तो वो कैसे समझाएगा बच्चों को, लेकिन जो दूर हैं तो वो प्रयास करते हैं अपने जैसा बनाने की, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। कोई भी हो, अगर हम सही हैं तब भी हम मेजोरिटी के साथ रहना चाहेंगे, और हम गलत हैं तब भी हम मेजोरिटी के साथ ही रहना चाहेंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक आपने बताया कि आप सैनिकों के परिवार, शहीदों के परिवार और उनकी वीरांगनाओं के लिए भी काम करते हैं। किस टाइप से काम करते हैं आप उनके लिए? अभी कुछ समय पहले की मैं आपको बात बताऊं, हिमाचल प्रदेश सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक शहीद हैं हमारे, तो उनकी पुण्यतिथि थी। उस पर मेरा भी जाना हुआ, वहाँ पे रहना हुआ। जो आसपास के जितने भी हमारे फौजी भाई थे वो भी आए वहाँ पे। तो उनकी सिर्फ माताजी वहाँ पे आई हुई थी, जो बूढ़ी माता थी उनकी, वो आई हुई थी। अच्छा। उनकी फैमिली या उनके बच्चे नहीं आए हुए थे। हमने जानकारी की, हमने पता किया, तो उनकी माताजी ने बताया कि जो बहू है मेरी वो बच्चों को लेके शहर चली गई और वहीं शहर में ही रह रही है। अच्छा। माताजी गांव में रह रही है। तो माताजी रोज़ सुबह सवेरे उनका यही काम होता है कि आना और वहाँ पे साफ़ सफाई करनी, जहाँ पे वो प्रतिमा उनकी लगी हुई है, और कुछ देर वहाँ बैठना और उसके बाद अपने घर चले जाना। ठीक है। उनका डेली यही रूटीन है। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक माँ ही है, जो माँ की सही परिभाषा है वो उस दिन देखने को मिली मुझे। उस माँ को 18 साल बाद भी आज ये इंतज़ार था कि उसका बेटा एक दिन वापस ज़रूर आएगा। तो तब हमने बात की वहाँ पे, और जो हमारे साथी हैं वो उनका माताजी का पूरा ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, सब चीज़ों का वो। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, जहाँ इस तरह की सिचुएशंस हैं, कि ऐसे माँ बाप को अकेला ना छोड़ें, उनको साथ रखें, क्योंकि जो पेंशन मिलती है वो उनकी मिसेज को मिलती है। अच्छा। और माँ को कुछ नहीं मिलता। हरविंदर सिंह राणा 16 साल फ़ौज में रहे, देश की सेवा की, और सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अब देश में ख़ास तौर से ज़िला बिजनौर में युवा पीढ़ी पर काम कर रहे हैं। युवाओं में बढ़ती हुई नशे की लत को छुड़ाने में, रोकने में वो लगातार प्रयासरत है। हमारी बोलता बिजनौर के माध्यम से बढ़ती हुई युवा पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे बुरी लत में पड़ने से बचें, ऐसी संगत से बचें जहाँ जाने से उनको इस तरीके की ख़राब लतें लग सकती हैं। और माता पिता से मैं स्पेशली ख़ास तौर पर ये निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों का स्कूल कॉलेजेस से आने के बाद ख़ास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि वो सबसे पहली शुरुआत है जो अपने बच्चे को इस दलदल में फंसने से बचा सकते हैं। हरविंदर राणा जी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत उनके इस कदम का। मैं आपसे किसी और मेहमान के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।
है।